इसमें चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसी भी अशुद्धि को किसी मिक्सचर से कैसे पृथक किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है अपकेंद्रण विधि। इसका यूज़ अक्सर हमने देखा है दही को फेंट करके उससे मक्खन और छाछ को पृथक करने में, और डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करने में। बच्चों, दूध में चिकनाई के बहुत ही हल्के कण पाए जाते हैं, जो कि दूध को जब किसी बड़े बर्तन में लेकर के बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो चिकनाई के जो हल्के कण होते हैं वो भारी कणों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। तो दूध के जो भारी कण होते हैं वो तली की ओर आ जाते हैं और मक्खन के जो हल्के कण होते हैं वो बर्तन के ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले इस विधि से घर में यूज़ किया जाता था ये मेथड, और अब मशीन के थ्रू ये काम किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन मेथड, यानी कि वाष्पन विधि। इस विधि का प्रयोग किया जाता है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने में, और इसके बाद जो हम मेथड समझेंगे वो भी घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने में ही काम आएंगे। इसके पहले जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था वो था अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से कैसे पृथक किया जाए। तो बच्चों, समुद्र के जल से नमक जो प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि यानी कि इवेपोरेशन मेथड द्वारा ही किया जाता है। इस विधि में इस मिक्सचर को, जिसमें कि अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, और कैसी अशुद्धियाँ हैं, घुलनशील अशुद्धियाँ, गर्म किया जाता है और एक टेम्परेचर पर आकर के जब द्रव जो है वो वाष्पित होने लगता है यानी कि इवेपोरेट होने लगता है, तो उसको तब तक इवेपोरेट होने देते हैं जब तक कि उसमें रिक्वायर्ड मटेरियल यानी कि हमें जो उसमें चाहिए वो ना रह जाए। जैसे समुद्र का जो जल होता है उसको भी ऐसे ही वाष्पित किया जाता है, हाई लेवल पे ये काम होता है, और जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो बर्तन की तली में क्या रह जाता है, सिर्फ नमक रह जाता है। नेक्स्ट मेथड है आसवन विधि या डिस्टिलेशन भी जिसको कहा जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण और संघनन विधि दोनों को कंबाइन करते हैं जिससे कि शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध द्रव की अशुद्धियों को इससे निकाला जाता है। तो समझिए इसको कैसे करते हैं। इस कंटेनर में यानी कि इस केटल में है वाटर और कुछ अशुद्धियाँ भी हैं। तो जब इसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद जो पानी है वो भाप बन के उड़ना शुरू होता है, और यहाँ पर जो प्लेट है जो कि इस केटल के जस्ट ऊपर टॉप पर लगाई गई है, इस प्लेट के बैक साइड में है बर्फ़ यानी कि आइस क्यूब्स लगाई गई हैं जिससे कि ये बिल्कुल ठंडा रहे। तो जैसे भाप यहाँ से आती है, वाष्पित होकर के पानी यहाँ से आता है, तो वो पानी क्योंकि यहाँ पर आकर के भाप क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो किस फॉर्म में आता है, लिक्विडी फॉर्म में, तो वो द्रव बन जाता है, और द्रव बनने के बाद उसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करते रहते हैं साथ साथ, तो इसमें जो है बिल्कुल शुद्ध पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसको कहते हैं वाष्पीकरण, और यहाँ वाले प्रोसेस को कहते हैं संघनन यानी कि भाप को इकट्ठा करना। नेक्स्ट मेथड है जिसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो इस विधि में क्या करते हैं, किसी भी अशुद्ध पदार्थ को पानी में, ध्यान रहे कि सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, उसको पानी में घोलना शुरू करते हैं। तो जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो एक लिमिट तक ही पानी में घुलेगा, क्योंकि पानी जब तक विलयन संतृप्त विलयन नहीं बन जाएगा, और जब विलयन संतृप्त हो जाएगा तो वो लिक्विड पानी में घुलना बंद कर देता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस लिक्विड को जिसमें कि वो विलयन जो सॉलिड हमने डाला है, घोला है, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, यानी कि उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि पानी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें और विलयन भी घोला जा सकता है, तो उसके बाद इसमें विलयन की और क्वांटिटी घोली जा सकती है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। ठंडा होने पर क्या होता है कि जो सॉलिड था, जो एक्स्ट्रा सॉलिड था, वो क्रिस्टल फॉर्म में उस कंटेनर की तली में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है फिटकरी को शुद्ध करने के लिए, यानी कि फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल्स प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट विधि है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए। ठीक है, लास्ट में हमने क्या समझा था कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए, और ये वाला मेथड यूज़ होता है दो अमिश्रणीय द्रव, दोनों लिक्विडी फॉर्म में है लेकिन अमिश्रणीय है, मीन्स मिक्स नहीं होते एक दूसरे में। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को या इस प्रकार के जो लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करें, उसके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई ऑयल, किसी ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स हो गया, यानी कि मिट्टी का तेल या कोई भी ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है, तो उसको कैसे अलग किया जाए। अब क्योंकि मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, तो हमने क्योंकि यहाँ पर इसको रखा हुआ है, इस लिक्विड को जो मिक्स हुआ है, तो मिट्टी का तेल हल्का होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, जबकि जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कार्क लगा देते हैं, उस कार्क को ऑन करते हैं धीरे धीरे,
और जब तक ये सारा लिक्विड यानी कि पूरा जो पानी है यहाँ से निकल नहीं जाता, तब तक इस कार को धीरे धीरे ऑन ही रखते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं यानी कि ऑफ कर देते हैं। तो इस कंटेनर में क्या मिलेगा, सिर्फ मिट्टी का तेल रह जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से पानी को तेल से अलग किया जाए। नेक्स्ट मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि चुंबक की मदद से पृथक्करण करना। किसी भी मिक्सचर से चुंबक की मदद से अशुद्धियों को या किसी दूसरे पार्ट को अलग कर देना। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वुड चिप्स है और यहाँ इसमें कुछ आयरन नेल्स मिक्स हो गई हैं, तो कैसे उनको अलग करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से। मैग्नेट क्या करेगा, आयरन नेल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, वुड चिप्स यानी कि लकड़ी का बुरादा सिर्फ रह जाएगा। बच्चों, इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है कारखानों में। वहाँ पर रद्दी मिश्रण से लोहे के अवयवों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट मेथड है क्रोमैटोग्राफी। बच्चों, इस विधि का यूज़ किया जाता है किसी भी कलर से उसके अवयवी कलर्स को निकालने के लिए या पता लगाने के लिए कि जो भी रंग है उसके अंदर और कौन कौन से कलर्स मिक्स हुए हैं। इसके लिए एक पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर किसी भी इंक का, जिसका कि हमें पता लगाना है कि उसके अंदर और कौन से कलर्स हैं, उसका एक बड़ा सा मार्क लगा लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक कंटेनर में लिया जाता है पानी। अब इस पेपर को पानी में डिप करते हैं, बट उतना डिप करते हैं कि जो पेपर है, पेपर के ऊपर जो यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है वो मार्क पानी में डिप नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि पेपर जो है वो पानी में, पेपर का एक कॉर्नर पानी में डिप्ड है, तो जो पानी होता है वो क्योंकि ऊपर चढ़ता है ना, सॉल्यूबल होता है कागज़, तो पानी में ऊपर पानी जो है वो पेपर के दूसरे किनारे तक पहुंचने लगता है। तो पानी जब यहाँ से दूसरे किनारे तक पहुंचेगा यानी कि पेपर पर चढ़ेगा पानी, तो वो कलर को भी साथ लेके जाएगा। अब कलर, इस कलर में, ये यहाँ पर क्योंकि रेड कलर है, इस कलर में जिस भी कलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। यानी कि जो कलर, जो अवयव इसमें मिले हुए हैं, जो कलर्स इसमें और मिले हुए हैं, उसमें से जो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और जिसकी कलर की सॉल्युबिलिटी कम है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से उस पेपर को फिर काट करके उन कलर्स को अलग कर लिया जाता है।